गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जो है साइकोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो बचे हुए क्वेश्चन सब है उसी पर जो है डिस्कशन करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केवीएस साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। और टॉपिक हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे? 30 टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके थे ना। पिछला टॉपिक का क्या नाम था? आप लोग कॉपी में उतारे हैं? कुछ पढ़े उड़े हैं कि नहीं? पढ़ना जरूरी है। और 31वां टॉपिक है, नोट कीजिए, साइकोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। नोट कर लिए? अमूर्त बुद्धि, अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। अमूर्त विषयों के बारे में ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अपना चिंतन कर लेता है। ऐसे बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक एवं तथा अन्य अमूर्त चीजों के सहारे चिंतन कर लेता है, अच्छा चिंतन कर लेता है। ओके, इस ढंग की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, क्या होते हैं? शब्द के, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अपना चिंतन कर लेते हैं। बहुत लोग तो दीवार कपार दीवार में पटक लेते हैं, बहुत लोग मारपीट शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गाली गलौज कर लेते हैं। और जो इस टाइप के लोग होते हैं, दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, ये सब क्या होते हैं? शब्दों के सहारे या किसी भी व्यक्ति अमूर्त चीजों के सहारे अपना चिंतन कर लेते हैं। ओके, या कुछ सोचना हो, कुछ भी करना हो तो इस तरीके से अपना वो अच्छा चिंतन कर लेते हैं। और ऐसे लोग प्रायः अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक योग्यताओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। क्या करते हैं? मानसिक योग्यताओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जिन छात्रों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, जिन छात्रों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, उसकी शैक्षिक उपलब्धियां अधिक श्रेष्ठ होती हैं। क्या होती है? हाँ, जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ एवं कहानीकार आदि बनते हैं। टर्मन महोदय के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों के अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होता है। छात्रों के अन्य दूसरों की बुद्धि से कुछ अधिक होता है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि कहा है। क्या बोला है? समझ गए? अब है दूसरा पॉइंट, यानी कि 32वां पॉइंट, नोट कीजिए। मूर्त बुद्धि क्या है? मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से होती है। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। क्या होता है? मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, जिनके बारे में सोचता है। क्या करता है? उसके बारे में सोचता है और अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है ना? समझ में आ रहा है? बबुआ गाल पे हाथ रख के जो देख रही सुन रही है, कॉन्शियस एकदम बढ़िया से दो, ध्यान रखो, ठीक है? इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उसमें हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है। और तथा वे आगे चलकर एक सफल इंजीनियर, कुशल कारीगर,
बनने में सफलता प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? अब है विस्मरण के कारण। नोट करो, विस्मरण मतलब क्या होता है? विस्मरण मीन्स क्या होता है? याददाश्त भूलना, कमजोर होना। तो विस्मरण के कारण लिखे, विस्मरण के दो कारण है, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि शिक्षार्थी का स्वास्थ्य, विस्मरण की मात्रा शिक्षार्थी के स्वास्थ्य द्वारा प्रभावित होती है। शिक्षार्थी का स्वास्थ्य, विस्मरण की मात्रा शिक्षार्थी के स्वास्थ्य द्वारा प्रभावित होती है। समझ में आया? कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। नहीं आया तुमको समझ? कहने का मतलब कि आप छात्र हैं और आपकी मेमोरी तभी अच्छी देखी बनी, मतलब कि आपके साथ वर्क करेगी जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बीमार रहेंगे, मानसिक टेंशनलाइज रहेंगे, तो कोई भी चीज याद करने देंगे तो आपका दिमाग कहीं और रहेगा, तो आप सीख पाएंगे? आपकी मेमोरी काम करेगी? तो यहां पे बोला गया है कि शिक्षार्थी का स्वास्थ्य, विस्मरण की मात्रा शिक्षार्थी के स्वास्थ्य द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है? यदि शिक्षार्थी प्रायः रोगग्रस्त रहता है तो उसका स्वास्थ्य क्या होता है? खराब हो जाता है। जिसका परिणाम यह होता है कि वह किसी पाठ को सीखने में उत्पन्न स्मृति चिन्हों को अधिक समय तक धारण नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? वही बात हम बताए। फलस्वरूप यह सीखे गए विषयों को जल्द ही भूल जाता है। समझ गए? तो शिक्षार्थी का स्वास्थ्य ठीक रहने से उसमें स्मृति चिन्हों को धारण करने की क्षमता अधिक होती है और फलतः इसका विस्मरण जल्दी नहीं होता है। विस्मरण मतलब जल्दी भूलता नहीं है बात, वो परफेक्ट एकदम हर बात को याद रखता है। दूसरा पॉइंट है मानसिक वृत्ति। क्या है? मानसिक वृत्ति या प्रत्याशा से भी विस्मरण की मात्रा प्रभावित होती है। क्या होती है? मानसिक वृत्ति या प्रत्याशा से भी विस्मरण की मात्रा प्रभावित होती है। ओके? ऐसा देखा गया है कि जब छात्र को किसी पूर्व सीखे गए विषय या पाठ का प्रत्यावाहन बहुत अच्छा होता है, अर्थात विस्मरण की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरी ओर जब शिक्षार्थी को पूर्व सीखे गए विषय का प्रत्यावाहन अचानक करने को कहा जाता है, अर्थात वैसे समय में करने को कहा जाता है जब उसकी मानसिक वृत्ति वैसा करने की नहीं होती है या प्रत्यावाहन की प्रत्याशा नहीं होती है, तो वह ठीक से उसका प्रत्यावाहन नहीं कर पाता है और फलस्वरूप विस्मरण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। समझ में आ गया? 34वां पॉइंट है, लिखो बउआ। इधर उधर ध्यान मत दो, सब पे हमारा नजर है, रडार एकदम चालू है। समझ लो, कोई भी इशाराबाजी नहीं, जो पढ़ाते हैं पॉइंटेड ध्यान दीजिए। 34वां पॉइंट है स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित जी कारक। लेट काहे हो गया बाबू? साइकिल पंक्चर हो गया था क्या? नए लंदन से आई हो, इतना लेट हो गया है। स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित जी कारक। स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित जी कारक। स्पीयरमैन के अनुसार, इसको लिखना में समझो। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। क्या बोले स्पीयर महोदय ने? कि जी कारक से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है, यानी कि जनरल कैपेसिटी। अब हर व्यक्ति चाहेगा कि हर काम कर ले, ये पॉसिबल नहीं, कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। कोई जरूरी नहीं कि हम जिस लेवल में पढ़ा लेते हैं हर व्यक्ति उस लेवल में पढ़ा लेगा। आप जिस लेवल में डिजाइनिंग कंप्यूटर पे कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप कर लेंगे।
आप जितना अच्छा खाना बना लें, कोई जरूरी नहीं कि राजा बाबू बना लेंगे खाना। हर अपने अपने क्षेत्र में मास्टर है, हर अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतरीन पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के बैठा हुआ है ना। तो इससे भिन्नता होती है। इसमें उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा क्या बोला गया है, जी, जनरल कैपेसिटी। अब जी का मतलब समझ में आ गया ना, जी तोड़ देंगे तुम लोगों का, समझ में आ गया। ए गाल पे हाथ देके तुम समझी, जी का मतलब क्या होता है, जनरल। खड़ा होके बोलो, खड़ा हो जाओ। जी का मतलब जनरल कैपेसिटी। क्या जनरल कैपेसिटी मतलब जनरल सबके अंदर में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। बैठो, ध्यान रखो जो भी सिखाते हैं। तो इस तरह की सभी मानसिक क्रियाओं के करने में जी कारण भिन्न भिन्न मात्रा में व्यक्ति में मौजूद होती है। यही कारण है कि जी कारक को स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है, मेंटल एनर्जी। क्या दी है? स्पीयरमैन के अनुसार जिस व्यक्ति में जी कारक जितना ही अधिक होगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्यों को करने में प्रवीण होगा। प्रवीण मतलब सफल होगा, बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगा। ओके। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक की प्रमुख दो विशेषताएं हैं। क्या है? पहला तो यह है कि जी कारक का समुचित किसी तरह के प्रशिक्षण यानी कि शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पूर्व अनुभूति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके। यही कारक है कि जी कारक को एक जन्मजात कारक माना गया है। क्या माना गया है? सब में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है कि सब में अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ गुस्सैल होते हैं, कुछ एकदम जो है सो मिलनसार होते हैं, है ना। तो सब में अपना अपना एक जन्मजात खूबियां होती है ना। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में जी कारकों की मात्रा निश्चित होती है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा क्या होती है? फिक्स होती है। ओके। और परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान होती हो, किसी में अधिक हो, किसी में कम हो सकता है ना। सच्चाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता होती है, वह निश्चित होती है। ओके। किसी में इस क्षमता की मात्रा अधिक हो सकती है तथा किसी में इसकी मात्रा कम हो सकती है। ठीक है। अब है 35वां पॉइंट, नोट करो। प्रेरणा, इसको अंग्रेजी में कहेंगे मोटिवेशन। पोस्ट में लिख दीजिए मोटिवेशन। इसके बारे में संक्षिप्त हम लोग चर्चा करेंगे, पूछ सकता है, VVI क्वेश्चन है। प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? यह प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर संपन्न होती है। क्या होती है? सामान्य रूप से यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों के अंतर्गत संपन्न होती है। सर्वप्रथम यह किसी प्राणी या व्यक्ति में किसी क्रिया या व्यवहार को जन्म देती है। द्वितीय स्तर पर यह उस क्रिया को जारी रखती है। तृतीय स्तर पर क्रिया या व्यवहार के अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गया? फिर से समझाते हैं। सर्वप्रथम यह किसी प्राणी या व्यक्ति में किसी क्रिया या व्यवहार को जन्म देती है। कौन? मोटिवेशन। कोई आपको मोटिवेट कर देगा कि आपको IAS पदाधिकारी बनना है ना। जैसे हमारे साथ एक घटना घटी थी, शायद बताए थे, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मैट्रिकुलेशन करने के बाद जो है पढ़ाई लिखाई हम छोड़ दिए थे, लगभग बिजनेस करने के लिए हम उतारू हो गए थे। तो हमारे एक मित्र थे मनोजी लाल, उसका नाम हम लोग मनोज था, तो मनोजी लाल हम लोग कहते थे। उसकी उम्र उस समय में लगभग करीब 25-26 साल के आसपास में, नहीं 20-21 साल के आसपास रही होगी, 20-21 साल 22 साल के आसपास। तो एस्ट्रोलॉजी करने का शुरू से ही मेरा धुन सवार रहता था। बिना किताब पढ़े ही हाथ देखना शुरू कर दिए थे 14 साल की उम्र में। तो उसका जो हाथ देखे तो बताए थे कि तुम्हारी 32 साल उम्र है, और सही में 32 साल की उम्र में उसकी डेथ भी हो गई थी। तो वो हमारे परम मित्र थे, लॉज में वो रहते थे, बाहर से आके पढ़ते थे। तो मेरे आंटी के यहाँ आना जाना था, मेरे अपने घर पे आना जाना था। तो जिसमें जो है क्या कहते हैं कि डिवाइडेशन हमारे यहाँ हो रही थी,
तो उसी समय काफी झगड़ा झंझट चलता था, एक दूसरे का क्रिटिसाइज करने का माहौल चल रहा था, होता है दौर दियाद में। तो मेरी आंटी मेरे दोस्त को क्या बोले, देखो मोटिवेशन कैसे मिलता है, इसका एक जीता जाएगा उदाहरण बताते हैं। तो आंटी क्या बोली कि कन्हैया के पापा तो मैट्रिक फेल है, कन्हैया जो है मैट्रिक पास है, हमारे ही हस्बैंड एमएससी किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? तो यही बात मुझे आके मेरे दोस्त ने बताया। हम क्या कर सकते थे, इस गुस्सा को प्रदर्शन करके गाली गलौज मारपीट पे भी उतारू आ सकते थे कि इस तरह से आप क्यों बोले, लेकिन इसको मोटिवेशन के रूप में हम लिए। क्या लिए? मोटिवेशन के रूप में ये लिए कि अगर कोई कार का प्रदर्शन कर रहा है, स्विफ्ट गाड़ी का, और उसके सामने हम ऑडी गाड़ी ला दें तो ऑटोमेटिकली वो डाउन पड़ जाएगा। तो हम कहें कि हमारे अंकल जी कहां तक पढ़े हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, और मैट्रिक के बाद हम 4 बार इंटर फेल कर चुके थे, सब लोग जान चुके थे, मेरा बड़ा क्रिटिसाइज होता था। मेरे दादाजी कहते यहाँ पढ़ भी नहीं, ये बोलते थे, हमारे बड़े दादाजी, हमारे दादाजी के बड़े भाई साहब। एक समय आया कि प्रभात चौधरी को गोल्ड मेडलिस्ट, वो हमको क्या बोले कि कन्हैया तू कितने पढ़ भी। एक समय ये आया, ये शब्द मुंह से सुनने को मिल गया हमको। एक समय हमको क्या था मिला कि पढ़ोगे नहीं, और एक समय आया कितना पढ़ोगे। क्यों? तो उस समय जो क्रिटिसाइज किया गया हमारी आंटी की, हो सकता है आप लोगों के भी लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम आता होगा। और गुस्सा को अगर पालना सीखिएगा ना, और उसको लेजर पॉइंट की तरह इस्तेमाल कीजिएगा, तो बड़ा से बड़ा मुकाम को हासिल कर सकते हैं आप। गुस्सा को कतः पालना सीखिए, है ना। अपने आप से हमेशा कंपटीशन रखिए, किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि जिस दिन उससे ऊपर आप चढ़ जाइएगा, उससे ऊपर लेवल आपका हो जाएगा, आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने आप से कंपटीशन रखिएगा तो क्या होगा, हमेशा आप आगे बढ़ते जाएंगे। कल क्या थे आप, और उससे बेहतर कीजिए। तो वो जो मैंने डिसाइड किया, उस समय मैं झगड़ा झंझट भी कर सकता था, तो मैं बोला कि एमएस से भी बड़ा, एमएससी से भी बड़ा पढ़ाई क्या है भाई, तो बोला पीएचडी। तो हम उसी समय डिसाइड कर लिए, जिसे मैट्रिक पास किए थे, तो बोले पीएचडी करेंगे, है ना। और पीएचडी हो गए। और उसी बीच में हमारे दोस्त की भी मृत्यु हो गई। कलकत्ता में उषा कंपनी में गए थे इंटरव्यू देने, उसका भविष्यवाणी हाथ देके हम बता दिए थे। 32 साल जिस दिन उम्र टच किया, अकाल मृत्यु उसकी हो गई। बचा सकते थे, बहुत सारे उसका उपाय था, सब कुछ था। तो वही कहते हैं कि मोटिवेशन का पहला चरण क्या होता है, अगर कोई आपके साथ क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप उसको अपने अंदर उस बात को रखेंगे। और पहला चरण क्या है कि आपको एक मिल जाएगा टारगेट। क्या मिल जाएगा? तो सर्वप्रथम यह किसी प्राणी या व्यक्ति में किसी क्रिया या व्यवहार को जन्म देती है। क्या? मोटिवेशन। द्वितीय स्तर पर यह उस क्रिया को जारी रखती है। आप उसको तैयारी करने के लिए जारी रखते हैं, काम करने के लिए। ओके। और तीसरा चरण क्या है कि तृतीय स्तर पर क्रिया या व्यवहार के अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, आप उस चीज को हासिल कर लेते हैं। ओके। तो प्रेरणा की इस प्रक्रिया को शेफर महोदय ने अपने शब्दों में कहा है। शेफर मनोवैज्ञानिक ने काफी रिसर्च के बाद जो प्रेरणा के संबंध में उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया कि प्रेरक क्रिया करवाने की एक ऐसी प्रवृत्ति है, प्रेरक क्रिया करवाने की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका सूत्रपात चालक या प्रणोदन से होता है, जिसका सूत्रपात चालक या प्रणोदन से होता है और जो अभियोजन द्वारा समाप्त होती है ना। प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति या प्राणी के शरीर पर भी विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालती है। क्या डालती है? तथा उसमें विभिन्न प्रकार की परिवर्तन लाती है। क्या लाती है? इस परिवर्तन के साथ ही साथ व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की अशांति और बेचैनी का भी अनुभव होता है। जब आप प्रेरणा आपके अंदर आता है तो बेचैनी रहेगा, कैसे उस चीज को कंप्लीट करें, है ना। और बेचैनी अशांति तो बनी रहती है जब तक संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, है ना। एक कहावत है ना, जो माउंटेन मैन थे, कौन? माझी साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। याद आया ना, उसकी बीवी पानी भरने गई थी और प्रेग्नेंट थी और उसकी डेथ कर गई।
पहाड़ को लांग करके उस पार जाना था। 12-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उस तरफ से घूम करके पानी लाने के लिए। तो उसके दिमाग में प्रेरणा मिला, कहा अपनी बीवी से, तो डेथ कर गई तो सोच लिया कि नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से जब तक आप कोई टारगेट को पूरा नहीं कर लेते हैं तो आपके मन में बेचैनी बनी रहती है। समझ गए? उदाहरण के लिए भूख या प्यास की स्थिति में व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की बेचैनी अनुभव होती है। अभी आपको प्यास लगा तो बोले कि जरा पास कर दो भाई बोतल। प्यास पानी भी पीने के लिए क्लास में आपने अपना पी लिए। तो यह बेचैनी पानी पीने या खाद्य सामग्री खाने पर भी ही समाप्त हो सकती है। समझ गए बाबू? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो परबो कर, नहीं तो नगद छजी से मार। अब है पॉइंट दूसरा, लिखो 36वां पॉइंट। मन लगता है ना पढ़ने में तुम लोगों को? चलो, हम लोगों को अपने समय में इस तरह से पढ़ाने वाला काश कोई प्रोफेसर साहब मिलते तो हम लोग ट्रिपल PhD कर लेते। आज तक एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी चीज में गुरु नहीं बनाए, हम ट्यूशन नहीं गए पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करते हुए सारा काम किया। समझ सकते हो? चलो, थर्स्टन के सिद्धांत के दोष के बारे में बतलाना है। थर्स्टन के आंसर में पहला लाइन में लिखा गया स्टर्न, लेकिन थर्स्टन इसको कर लीजिएगा। थोड़ा सा कहीं कहीं पे लिखने में प्रॉब्लम हो गया है, उतना तो टाइपराइटर में बढ़िया है नहीं, अपने हिसाब से जो किए सो किए। तो थर्स्टन के सिद्धांत के दो दोष होते हैं। क्या होते हैं? थर्स्टन ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि इनके द्वारा प्रतिपादित 7 प्रधान क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र है। 7 प्रधान क्या है? 7 प्रधान क्षमताएं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना? अर्थात उसमें सहसंबंध नहीं है। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट रूप से पाया है कि ये सभी क्षमताएं आपस में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, बल्कि वे बहुत हद तक सहसंबंधित हैं। थर्स्टन के अनुसार चूंकि ये सभी 7 क्षमताएं आपस में स्वतंत्र होती है, क्या होती है? अतः जी कारक के समान कोई कारक वास्तव में नहीं होता है। इसी आधार पर थर्स्टन के स्पीयरमैन की जी कारक को अस्वीकृत किया था। लेकिन जब सचमुच ये 7 क्षमताएं स्वतंत्र न होकर आपस में सहसंबंधित हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में स्पीयरमैन के जी कारक का भी समर्थन मिलता है। ठीक है, अब है पॉइंट लिखिए 37, संवेग। इसकी विशेषता के बारे में मान के चलिए कहीं पूछ ले तो उसके बारे में बताए। संवेग की विशेषता कहेगा बताइए, तो क्या बताइएगा? जाने रहिएगा तब। संवेग का मतलब होता है, कोष्ट में लिख दीजिए इमोशन। इमोशन तो दिमाग में घुस गया होगा सबको, है? हाँ, कहते इमोशन बड़ा ब्लैकमेल करे चाहिए लड़का, है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब में नहीं होता है इमोशन ब्लैकमेल, बड़ा चलता है फोन पर, रात रात भर बातचीत। हम भी एक समय बातचीत करते थे भाई, क्या करें। चलो, तो इमोशन ब्लैकमेल बहुत ज्यादा होता है ना। तो संवेग की 4 विशेषताएं होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या? तो संवेग अपने में एक मनोवैज्ञानिक स्थिति या अवस्था। हम बोले ना कि हम भी कभी होते थे, आप बीबी का भाई इमोशनल ब्लैकमेल सहते हैं है ना। कई बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसका इमोशनली ब्लैकमेल होगा, चलेगा। मतलब जैसे जैसे कभी सास का कभी ससुर का, है ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? वो तो हिटलरी शाही करेगी, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेगी। वह उठो सबे चाय बना के सबको दो, क्या करोगे? करना पड़ेगा, है ना। तो संवेग अपने में एक मनोवैज्ञानिक स्थिति या अवस्था है। क्या है? हाँ, इसीलिए संवेगों की उत्पत्ति संभव नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि मादक द्रव्यों के संवेग में सेवन से भी संवेग उत्पन्न हो सकते हैं। अब मादक द्रव्य कोई दारू पी लेगा तो झूमते हुए आएगा और एकदम ओराम मचा के चल जाएगा। तो खासकर अंग्रेज सब जो पीता है तो शांत हो जाता है, और बिहारी पिएगा तो एकदम जिसके अंदर में काम करने में रहेगा उसी का मालिक बन जाएगा वो हम देखे अक्सर तो
मादक द्रव्यों के सेवन से भी अस्त और व्यवस्था की स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है, परंतु इस स्थिति को संवेग की स्थिति कदापि नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसको संवेग मत मान लीजिएगा। क्या दारू पी के भी संवेगात्मक उत्पन्न हो जाए तो उसको संवेग नहीं कहेंगे, इसीलिए हम बता दिए हैं। दूसरा पॉइंट है शरीर में तीव्र उपद्रव। क्या? तो तीव्र उपद्रव में क्या है कि संवेग की स्थिति में व्यक्ति का संपूर्ण शरीर उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? भोरे भोरे सा के डोंट देगी कस के तो देह में एकदम थरथरी आ जाएगा। बुढ़िया को एकदम क्या करे, बड़ी मार दे, है ना भाई। शादी हो जाएगा ना, तब जिसको शादी हुआ है वो बता दे खड़ा हो गया कि क्या क्या टॉर्चर झेलना पड़ता है। क्योंकि भेलो शादी यहाँ पर नहीं ना, सब ब्लैक लिस्ट में है। हाँ सही बोले। तो क्या होता है कि संवेग की स्थिति में व्यक्ति का संपूर्ण शरीर उत्तेजित हो जाता है। क्या होता है? तथा उसमें एक प्रकार के असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संवेग के टल जाने पर फिर असामान्यता की स्थिति समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्या हो गया बुआ? बैठ, जाने दो। चलो तीसरा पॉइंट लिखो। व्यापकता लिखना नहीं है, ये पॉइंटे है, रुको। व्यापकता, संवेग प्रत्येक प्राणी में उत्पन्न होता है, ये तो पता है, यद्यपि इसकी प्रबलता भिन्न भिन्न होती है। चौथा पॉइंट दिया हुआ है बाह्य रूप में प्रकट होना। संवेग की यह प्रमुख विशेषता है कि ये बाह्य रूप में प्रकट हो जाते हैं, और जैसे क्रोधी व्यक्ति क्रोध का संवेग शीघ्र प्रकट कर लेता है। अब 28वां पॉइंट है, इसको लिख सकते हो। 38वां पॉइंट लिखो, अंतर निरीक्षण विधि। क्या है? अंतर निरीक्षण विधि। अंतर निरीक्षण विधि, अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान को प्राचीनतम विधि है। क्या है? इसका प्रतिपादन विल्हेम वुंट ने और एवं टिचनर महोदय ने किया है। कौन किया? विलियम वुंट और टिचनर महोदय ने किया। अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अंतः पर प्लस दर्शन। क्या होता है? अर्थात अपने अंदर देखना या झांकना। अंतर्दर्शन मतलब क्या होता है? अपने अंदर, अपना अंदर में झांको ना, क्या तुम्हारा औकात है हमको आते हो बताने के लिए? है कहते हो ना अपने अंदर में झांक के देखो, कहते हो कि नहीं कहते हो बोलचाल की भाषा में? तो वही अंतर्दर्शन याद कर लो भाई। वो याद कर लोगे 10 गो पॉइंट फटक से लिख लोगे। अब क्या क्या पॉइंट है, आप पॉइंटेड बात बता देते हैं। तो 2 शब्दों से बना है। क्या बनाया है? और कौन कौन मनोवैज्ञानिकों ने इनकी चर्चा की है और इन पे रिसर्च की है? विलियम वुंट और टिचनर महोदय ने, है ना, याद रहेगा। और 2 शब्दों से बना है अंतर्दर्शन प्लस दर्शन, अर्थात अपने अंदर देखना या झांकना। ठीक है, इस प्रकार इस विधि द्वारा अध्ययन करने हेतु अध्ययनकर्ता स्वयं अपने अंदर झांकता है। जब अध्ययन करने के लिए बैठते हैं कि हमारे अंदर में क्या है नहीं है ना, कहीं भी हम जाते हैं ना तो दोस्त तो बनाते हैं, एक आध गो चुना हुआ दुश्मन भी बना लेते हैं कि दोस्त भाई हमारे अंदर में बुराइयां तो बताएगा नहीं, तो दुश्मन 2-4 को बनाएंगे ना तो हमारे अंदर में नेगेटिविटी बताएगा, उसको हम ठीक करेंगे। तो ये इस तरह से हम फार्मूला हर जगह लागू रखते हैं। ठीक है, अगर आपको अगर बेहतर बनना है तो अच्छे दोस्त का होना, और भी ज्यादा बेहतर होना है तो अच्छे दुश्मनों का होना और भी जरूरी है। तो ये बच्चों समझ लो है। तो क्या है? अंतर्दर्शन का मतलब स्वयं अपने अंदर झांकना अथवा स्वयं अपना अवलोकन करना। इसलिए प्रस्तुत विधि को आत्म अवलोकन या आत्मनिरीक्षण या अंतर्निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। अंतर्निरीक्षण विधि भी इसको कहते हैं। वो पॉइंट जो बोले थे वो सही होगा, समझ गए? अंतर्निरीक्षण भी वही बात है और अंतर्दर्शन भी सेम बात है। हम भी कंफ्यूज आ जाते हैं, समझो। असल बात 10 साल पहले पर पीएचडी कब किए? 2012 में। बहाली कब हुई? 2019 में। बहुते चीज भूल भाल भी गए हैं, धीरे धीरे सब रिवाइंड हो रहा है ना। अंतर्निरीक्षण भी अंतर्दर्शन को ही बोलते हैं। ओके, चलो। अब टिचनर के अनुसार अंतर्दर्शन अंदर देखना क्या होता है? टिचनर के अनुसार अंतर्दर्शन मतलब होता है अंदर। अब देखना नहीं कि पैंट खोल के अंदर देख लिया, शर्ट खोल के देख लिया, सो मत देखना, शरीर के अंदर झांकना। क्या? हाँ,
हिलगार्ड और एटिक्सन महोदय ने 1967 के अनुसार और 67 में उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया कि अंतर्दर्शन आत्मगत घटनाओं और अनुभवों को उल्लेख करने का एक रूप है। क्या है? उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अंतर्दर्शन एक ऐसी विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं और आत्मपरक अनुभवों का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करता है। वह स्वयं अध्ययनकर्ता एवं प्रयोज्य दोनों होता है। समझ में आ गया? कभी भी अपने आप को देखना होगा, परीक्षण करना होगा या टेस्ट लेना होगा तो आप ही अध्ययनकर्ता होते हैं तथा प्रयोज्यकर्ता भी होते हैं, दोनों आप होते हैं, है ना। इंटरव्यू लेते हैं तो आप इंटरव्यू लेने वाले होते हैं और अगला इंटरव्यू देने वाला होता है। यहां तो आप दोनों चीज है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, जिसका जिसका छूटा है, इसीलिए हम भाई ऑनलाइन वीडियो भी बना लेते हैं कि जिसको इसको छूटा है आराम से वीडियो बना लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि लेट आओगे तो फिर क्लास के अंदर घुसने नहीं देंगे जो लेट आएगा सो। समझ लो बुआ, तुमको ही पता है, टाइम पे आओ, चाहे पैदल आना हो चाहे हवाई जहाज से उड़ के आना हो, अपने टाइम पे पकड़ो वो सब चीज को। चाहे 2 नंबर का गाड़ी पकड़ो या हवाई जहाज वाला गाड़ी पकड़ो। चलो लिखो 39वां पॉइंट लिखो। मनोविज्ञान की व्यक्ति अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की व्यक्ति अध्ययन विधि। एक और क्लास इसमें लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। देखो कितना जल्दी समाप्त कर दिए, है ना। मुंडी डोलाओ मत, इसको पढ़ो करना, याद भी करना, नोट्स भी बनाना, और नहीं समझ में आवे तो फिर मेरा वीडियो प्ले कर लेना, देख लेना, ठीक है। सब लोग लाइक सब्सक्राइब कर लिया उस चैनल को? कोई नहीं किया है, खाली वीडियो देखा है, कर लेना। तो मनोविज्ञान की व्यक्ति अध्ययन विधि क्या है? केस स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। व्यक्ति अध्ययन विधि मनोविज्ञान की ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति विशेष का गहनता से अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक व्यक्ति विशेष, है ना, यानी केस का गहनता से अध्ययन किया जाता है। इस विधि का उपयोग विशिष्ट व्यक्तियों, प्रतिभाशाली, मनोग्रस्त, समस्याग्रस्त के अध्ययन हेतु किया जाता है। विसेंज महोदय ने व्यक्ति अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है। विसेंज महोदय ने उल्लेख किया है कि व्यक्ति अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है। क्या है? गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति अथवा एक संस्था का सतर्कता पूर्वक एवं समग्र निरीक्षण किया जाता है। समझ में आ गया? दूसरा है पीबी यंग। पीबी यंग महोदय ने अपने अनुसार बताया है कि व्यक्ति अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदायों क्यों न हो, वे एक जीवन की खोज तथा विश्लेषण पद्धति है। ठीक है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अध्ययन विधि के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, राष्ट्र अथवा परिस्थिति के सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। ओके, चलो अब लास्ट पॉइंट है 40वां, लिखो। निरीक्षण। निरीक्षण मतलब होता है अवलोकन करना, निरीक्षण करना। आप कहेंगे जाओ उस क्लास में देख के आओ पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, तो निरीक्षण करने गए ना, है ना। एब्जॉर्बेशन मेथड कहते हैं, एब्जॉर्बर आए हैं। कभी कभी सुने ये शब्द, कॉलेज में एब्जॉर्बर पहुंच गए हैं। कौन? तो भाई निरीक्षण करने वाले, क्या हो रहा है नहीं हो रहा एक्टिविटी पर पता करने के लिए। वह सारा रिपोर्ट बना के कहा जाएगा, रजिस्ट्रार से VC ऑफिस तक चला जाएगा, राज्यपाल तक चला जाएगा। कितने टीचर प्रेजेंट थे, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, पढ़ाई हो रही थी कि नहीं हो रही थी, है ना। तो निरीक्षण का मतलब समझ गए, अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना। चलो अब आगे देखो, पॉइंट को बड़ा तोड़ मरोड़ के पूरा अच्छे तरीके से उसको समझ लो। पॉइंट का मतलब दिमाग में घुस गया ना, तो बस अब 10 गो अपनो लाइन बना करके बना देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है। चलो, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्राणी के व्यवहार को जब
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्राणी के व्यवहार को जब मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने निरीक्षण विधि का इस्तेमाल व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया। ठीक है, इस विधि के माध्यम से प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में तटस्थ भाव से किया जाता है। क्या किया जाता है? तटस्थ भाव से किया जाता है। इस विधि में निरीक्षण प्राणी के व्यवहारों का निरीक्षण निष्पक्ष होकर क्रमबद्ध रूप में करता है। क्या करता है? क्रमबद्ध रूप में। यह निरीक्षण वस्तुनिष्ठ होता है। प्राणी के व्यवहारों का निरीक्षण बार बार किया जाता है ताकि उसकी सत्यता की जांच संभव हो सके। प्राणी के व्यवहारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। क्या कर सकता है? व्यवहार, बाह्य व्यवहार या आंतरिक व्यवहार। क्या? बाह्य व्यवहार के अंतर्गत वैसे व्यवहार आते हैं जिसका निरीक्षण खुली आंखों से किया जा सकता है ना, जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना, खेलना आदि। ओके, चलो ये टॉपिक जो है यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा लगभग 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एमजेसी का फर्स्ट सेमेस्टर का शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो उसको अच्छे से आप लोग अब तैयारी वारी कीजिए, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो यहीं बंद करते हैं वीडियो को।